तो क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज ये हम आपको सिखाकर चलेंगे क्लास 11th फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप देखेंगे, ये डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर आप, मैं झूठ नहीं कहूँगा और ये आपको बिल्कुल सच्ची बताने की कोशिश करूँगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा। गूगल को अगर आप करोगे तो 2000 के अंदर मार्स पर एक सैटेलाइट को भेजा गया। उसकी कोशिश ये थी, मतलब अमेरिका की ये कोशिश थी, नासा की ये कोशिश थी कि वो एक सैटेलाइट को लॉन्च करें जो मार्स पर पहुंच सकता हो। तो उन्होंने मार्स पर एक सैटेलाइट को पहुंचाने की कोशिश की। तो जब वो मार्स पर एक सैटेलाइट को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। और मेरे को ऐसा लगता है कि, और मतलब मेरे को क्या लगता है, मतलब न्यूज़ में एक आर्टिकल ये निकला था कि उसका रीज़न शायद यही रहा होगा कि नासा ने चैप्टर जो नंबर 1 है फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस, वो चैप्टर नहीं रीड किया ढंग से। यही वो वजह है जिसकी वजह से वो डायमेंशंस को करेक्टली एनालाइज नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और मैं इसको बिल्कुल बेसिक पर आपके लेकर जाता हूँ। जनरली होता क्या था कि अगर आप देखेंगे कि पहले के समय लोग क्या कहा करते थे, लोग ये कहते थे कि भाई ये सामान दे दो और दूसरा सामान उसके बदले में ले लो। अब जैसे कि क्या होता है कि उन्होंने एक, आपने देखा भी होगा, अभी भी जैसे कई बार हम लोग नोटिस करते हैं कि एक पत्थर रख रखा होता है और उस पत्थर के कंपैरिजन में उस पत्थर को बाट की तरह यूज़ करते हैं कि ये आधा किलो है और ये 1 किलो है और ये 5 किलो है, तो पत्थर की तरह को यूज़ करते हैं। तो जैसे पहले लोग क्या किया करते थे, तो एक बंदा अगर सपोज करो 1 मीटर कपड़ा लेने के लिए जाता है तो उसका मीटर कुछ और होता था और दूसरे वाले का मीटर कुछ और होता था। तो यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि किसी बंदे से किसी चीज़ को अगर परचेज़ की जाए तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, और स्टैंडर्ड ना हो पाने की वजह से डायमेंशंस हर जगह पर अलग अलग होने की वजह से, जैसे किसी जगह पर मेज़रमेंट किलो में तो किसी जगह पर मेज़रमेंट पाउंडों में की जाती थी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग मेज़रमेंट्स की यूनिट यूज़ करने की वजह से ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाती थी और एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी। यही वो वजह थी कि जिसने मजबूर किया इंसान को कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को करने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स को डिस्कवर करने के लिए। तो जब स्टैंडर्ड यूनिट्स डिस्कवर की गई तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेरोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, या फिर आपके पास में टन, क्विंटल, ये सब कुछ यूनिट्स को डिस्कवर किया गया और उसके बाद ट्रांजेक्शन्स अच्छी होनी शुरू हो गई। तो बच्चों, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं इसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से मैं आपको सिखा कर चलूँगा। और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप 10 मिनट के लिए भूल जाओ कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, आप फिज़िक्स को नहीं पढ़ पाओगे। आप सिर्फ ये सोचो कि आप हो और मैं हूँ, और मैं आपके साथ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ और आप उस कॉन्सेप्ट को आपके अंदर डेवलप करने में मेरी हेल्प कर रहे हो। और वो हेल्प क्या आपकी, जो मैं आपको सिखा कर चलूँगा आप उसके नोट्स बनाकर चलोगे, एक एक क्वेश्चन आप कर कर चलोगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस चैप्टर के बेसिक्स को सीख जाओगे और आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चंस आपसे खुद सॉल्व होंगे, आपको कॉपी नहीं करने पड़ेंगे। देखो, अब इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल सबसे पहले वाली मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, जब कभी शुरुआत की गई होगी तो हमने क्या करा, किसी चीज़ को तोला। तो जब हम किसी चीज़ को तोलते हैं तो हम लोग देखते हैं आपके पास में मास। तो ये मास हमारा ग्राम में, आपका किलोग्राम में, मिलीग्राम में, कुंटल में, टन में, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो ये हो किसी भी चीज़ में सकता है। तो हमने क्या करा, हमने इसका एक नाम रख दिया कि मास किसी भी चीज़ में होगा तो हम इसको मेले बोलेंगे, हमेशा आपके पास में एम बोलेंगे, है ना। एम का मतलब मास हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास में अगर हम किसी चीज़ को सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, मतलब किसी ऐसी चीज़ में मेज़र करते हैं। अब देखो, डिस्टेंस की जैसी चीज़ें जो होंगी जिनकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, आपके पास में पिकोमीटर, फेरोमीटर, डेसीमीटर, कोई भी चीज़ जो ऐसी रिलेटेड होंगी, तो उन सब चीज़ों को हमने कहा कि यार ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट बनाती हैं लेंथ की, तो हम इन सबको एल बोल देते हैं, ठीक है। और इन द सेम वे कोई चीज़ सेकेंड, आपकी मिनट या आवर्स में होगी या नैनो सेकेंड में होगी, पिको सेकेंड में होगी, तो हमने उसको कहा यार ये चीज़ होगी आपके पास में, सारी चीज़, हम टाइम के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आपके पास में टाइम है।
तो सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया। सारी चीज़ें जो तोलने वाली हैं, जिनका कुछ ना कुछ वज़न है, तो उनको मास में, और जिनको मेज़र करना है ऐसे उसको लेंथ में, और जिसको टाइम में मेज़र करना है उसको टाइम बोल दिया गया। बच्चों हालांकि होते तो इसके बाद रेडियन, स्टेरेडियन और भी हैं, लेकिन आपको 11th क्लास में जो अच्छे से फोकस करने और जो सीखने हैं वो केवल आपके पास में एम है, एल है और टी है। ये स्टैंडर्ड है जिनको आप अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स में इनको कन्वर्ट करना सिखाया गया, और मैं आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से सिखाऊंगा कन्वर्जन भी। अब बच्चों हमारे पास है मास हमेशा एम में, हमारे पास है लेंथ और ये हमेशा एल में, और टाइम है हमेशा टी में। अब बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस को बहुत ही नैरो डाउन करते गए और बहुत ही छोटा बनाते चले गए, और कहते हैं वो सारे जो इतने डिफ़िकल्ट फॉर्मूलाज हैं उनकी कन्वर्जन उतनी डिफ़िकल्ट है, तो हर चीज़ को आप केवल एम में, एल में और टी में तोड़ दो। अब देखो कैसे तोड़ो। तो जैसे कि मैंने आपके पास कुछ क्वेश्चन छाटे हैं जिसके अंदर कुछ मैं आपको समझाऊंगा, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे कुछ क्वेश्चन समझाने के बाद, जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन अगर आपको समझा दिए, बीच में एक क्वेश्चन मैं आपका ये 10th ले लूँगा, सारे आप सॉल्व करके मुझे दोगे और मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। आपके पास इन सब के सॉल्यूशन पहुँचेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ोगे और मैं आपको ऐड करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं इस शीट के सारे सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप करूँगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, और हम हमेशा आपके व्हाट्सएप नंबर को नोट करने के बाद आपके कमेंट को डिलीट कर देते हैं, जिससे कि आपका नंबर आगे यूज़ ना हो सकता हो। तो देखो बच्चों हमारे पास में हमने एग्जाम्पल लिया, हमारा एग्जाम्पल है स्पीड। तो बच्चों स्पीड होती क्या है? बच्चों स्पीड को आप सिर्फ एक ही तरीके से जानते हो कि स्पीड तो आपके लिए डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, मतलब कि आपने कितने वक्त में कितनी दूरी तय की, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा, हम उसको स्पीड बोलते हैं। और अगर मैं आपसे इसी चीज़ को बोला जाए कि भाई अगर स्पीड या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का तो मतलब है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को दोनों को अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस है आपके पास, आप अपने घर से निकले और अपने दोस्त के घर पर गए, ये दोस्त कोई भी हो सकता है, तो आप अपने घर से निकलते हो और अपने दोस्त के घर पर जाते हो और वहाँ से आप वापस भी आते हो, तो आपने क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल करा। और वेलोसिटी ये कहती है कि अगर आपके पास, आप अपने घर से निकले, अपने दोस्त के घर तक गए और आप अगर वापस अपने घर पर आ गए, तो आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि जब आप घर पर वापस आ गए तो जहाँ से आपने मोशन को स्टार्ट किया और जहाँ पर ख़त्म किया, अगर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट आपका सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वेलोसिटी ज़ीरो बन जाती है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा आपका जाना और आना कैलकुलेट होगा, तो इसकी वजह से डिस्टेंस तो आपका डबल हो गया और आपकी स्पीड भी निकल कर आ गई, लेकिन आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो दोनों को मैंने इसलिए आपको समझा दिया। लेकिन जब डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशन फार्मूला केवल डायमेंशन बताएगा, वैल्यूज़ नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा आपको डायमेंशन फार्मूला कि कितनी स्पीड है या कितनी वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ यही समझाने की कोशिश करूँगा कि डायमेंशन फार्मूला हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा। अब डायमेंशन फार्मूला हमने स्पीड का निकाला, तो आप अगर डिस्टेंस निकालोगे तो बच्चों डिस्टेंस किस चीज़ में आप निकाल सकते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, किसी भी चीज़ में। तो बेसिकली आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वो लेंथ ही तो यूनिट है, और टाइम आपके पास में सेकंड्स में, आवर्स में, किसी में वो टाइम की यूनिट है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा मेरे पास l की पावर 1 है और t की पावर -1 है, और अगर मैं m को भी इंक्लूड कर दूँ तो m इसके अंदर है नहीं, तो ये मेरे पास स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये है मेरे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। तो m0, l1 और t-1, ये डायमेंशनल फार्मूला मेरे पास स्पीड का बनता है। अब बच्चों थोड़ा सा हमने क्या करा है, इसको इंक्रीज किया। वेलोसिटी पे भी अगर हम जाते तो लेंथ अपॉन टाइम ही होता, तो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का भी lt-1 ही बनता। अब हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर, अरे भाई एक्सेलरेशन बताओ, तो टीचर आपको कहता है एक्सेलरेशन, तो आपको याद आएगा आपका एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का काम होता है आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को कम करना। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। ऐसा हम लोगों ने सीखा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा मतलब आपने ब्रेक लगा दिए। तो एक्सेलरेशन है क्या? तो एक्सेलरेशन का एक ही मतलब है
कि आपने चेंज करनी है वेलोसिटी, आपने चेंज करनी है वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को आप टाइम के साथ चेंज करना चाहते हो। तो ये चीज़ है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वो गाड़ी कितना अच्छा एक्सेलरेट कर सकती है, जो कम से कम टाइम में अपनी वेलोसिटी को बढ़ा भी सकती हो और कम भी कर सकती हो। जैसे कि आप जानते हो, आप चला तो फरारी रहे हो और उसमें ब्रेक ऐसे हैं आपके पास में जो मारुति के ब्रेक हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो गाड़ी रुक पाएगी? तो दोस्तों यहीं पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, एक्सेलरेशन अपने आप में एबिलिटी होती है स्पीड को इंक्रीज करने की भी और डिक्रीज करने की भी। तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो एक्सेलरेशन इज द एबिलिटी टू चेंज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज करना है वेलोसिटी को, तो भाई वेलोसिटी को आप चेंज करोगे तो आप 40 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड कर दोगे, 40 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर कर दोगे। तो आप जो भी कुछ करोगे तो चेंज तो हमेशा किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, मतलब यूनिट तो चेंज नहीं हुई ना। तो इसका मतलब है कि ऊपर का फॉर्मूला तो सेम रहेगा और नीचे और टाइम आ गया तो फॉर्मूला बन गया इसका LT-2। कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आप ये देखो कि आपसे टीचर कहता है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला बताओ। तो भाई फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का काम है किसी मास के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज अ फोर्स। तो ये बन गया आपके पास MLT-2। अब टीचर कहता है कि भाई आपने फोर्स लगाया तो आपने कुछ ना कुछ वर्क भी किया होगा। तो आप कहते हो वर्क का काम है मतलब फोर्स को किसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब हमारा काम फोर्स और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर आपके पास MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास में लेंथ में की यूनिट है। तो ये बन गया हमारा ML2 और T-2, L और L स्क्वायर बन गए। तो मैंने ML2 मतलब L की पावर 2 बोला है, ML2 T की पावर -2। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप जरा इन क्वेश्चंस को नोट करो। आप मुझे पावर निकाल के दिखाओगे। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास वर्क अपॉन में टाइम। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, पर हम इसको भी आसान कर देंगे। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको इसका थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, कि हिंट मेरा ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर निकाला जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कैपिटल GM अपॉन में कितना आपके पास R²। अब आप मुझसे बोलोगे कि कैपिटल G क्या है? तो ये कैपिटल G मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसको ढूंढना मैं आपको सिखा देता हूँ। कैसे ढूंढेंगे? आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल G पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास अपॉन में R का स्क्वायर होता है, ये बात आप जानते हो। तो बच्चों बस यही चीज़ है कि डायमेंशन फॉर्मूला में डायमेंशन लिखने के लिए आपने फोर्स की डायमेंशंस MLT-2 लिख दी, कैपिटल G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखा रहा, और मास के लिए आपने क्या लिखा, एक M और एक और M, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L की पावर 2। तो अब आप देखते हो कि ये वाला M इस वाले M को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास ये M से M कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए LT-2 इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M और अपॉन में L का स्क्वायर है। आपको कैपिटल G निकालना है, L स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो L की पावर 3, T की पावर -2 और कैपिटल M उधर जाएगा तो M की पावर -1। ये कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो मुश्किल तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। अब बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपने खुद करना है और आपने इसके मेरे को भेजना भी है, और आपके जो डाउट्स हैं मैं सॉल्व करूंगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ mv²। अब आप ये बात जानते हो किसी नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसमें हाफ को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसकी डायमेंशंस नहीं है। हमें उसके अंदर m और v² से मतलब है, जिसमें m का मतलब है मास और v² का मतलब है वेलोसिटी। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास हमेशा mgh, आप इसको जानते हो। अब बच्चों ये फॉर्मूला बड़ा प्यारा था, वो डिफिकल्ट सी चीज़ टीचर ने बनाकर दे दी। वो कहते हैं f अगर आपका 6π, इसको एटा बोलते हैं, ये n है ना, इस तरीके से नीटा बोलोगे तो बेसिकली इसे एटा बोलते हैं। टीचर ने कहा f = 6π एटा आरवी के अंदर एटा के बारे में बताओ। आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास IIT का क्वेश्चन भी आएगा। आप अपने कॉन्सेप्ट को लूज मत करो, मैं आपके सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा दूंगा। तो आपने देखा f है आपका 6π एटा आरवी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके चलूँगा और मेरी यही कोशिश है कि ईजी वेज के अंदर फिजिक्स को ख़त्म कर दिया जाए।
ये जो फोर्स है अभी पीछे सीख कर आए हैं MLT-2 और 6 और पाई, ये तो आप जानते हो कि नंबर्स की डायमेंशंस होती नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एटा और आर हमारे पास में लेंथ होती है और वेलोसिटी हमेशा LT-1 होती है, ये हमारी वेलोसिटी है। तो बच्चों होगा क्या, इस वाले एल से ये वाला एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज़ है आपके पास MT-2 इज इक्वल्स टू, ये है एटा, एल और एल कैंसिल आउट हो चुके हैं, आपके पास T-1 बचा है। ये T-1 नीचे जाएगा तो 1/T-1 ऊपर जाकर T⁻+1 बन जाएगा। मैं ऐसा भी समझ सकता हूँ, इतना क्या मुश्किल करना। T⁻1 का मतलब है अपॉन में T, तो ये हो गया मेरे पास MT-2 इज इक्वल टू एटा अपॉन में T, और इस T को मल्टीप्लाई में भेज दो तो ये MT-1 मेरे पास एटा बन गया और एटा की डायमेंशंस निकल कर आ गई। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ। अगर आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता हो जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया का तो आप फॉर्मूला आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड, तो आप पहले एरिया की डायमेंशंस निकालो, फोर्स की डायमेंशंस आप जानते हो, आपको स्ट्रेस पता करके मुझे बताना है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला मत पूछना क्योंकि मैं तो नाराज़ हो जाऊँगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको आता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगाएंगे और वॉल्यूम की डायमेंशंस निकालने के बाद आप मास का डायमेंशन भी आप जानते हो, आप मुझे डेंसिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करके बताओ। और बच्चों कोई भी आपका डाउट होगा हम लेके चलेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ना और हमें व्हाट्सएप करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।